बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग में जीत हासिल करने के बाद या अपने सारे टारगेट्स को हिट कर देने के बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जंग को एक नए फेस में ले जाना चाहते हैं। यहां पर वो अपनी स्पीचेस और बयानों के जरिए इसको टर्न कर रहे हैं। पुतिन का बोलना ही मतलब जंग को एक न्यू फेस में लाना है। रशिया अपनी सारी अचीवमेंट्स पर स्टैंप लगाना चाहता है और इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है नेगोशिएशंस। इसलिए वो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज पर काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहली है कूलिंग द टेंशन। मतलब टेंशन को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इस वक्त टेंशन रशिया के हक में नहीं है। वो अपने सारे टारगेट्स हिट कर चुका है। सेकंड है जस्टिफिकेशन, मतलब अपने आप को सही साबित कैसे करना है, इसको लेकर वो काम कर रहे हैं, नए बयान दे रहे हैं। नंबर थर्ड है गुडविल मेंटेन करना, खुद मिट्ठू बनना कि ये जितनी भी जंग हुई जिसमें लोग मारे गए, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, सामने वाले रिस्पॉन्सिबल थे। इन लोगों की वजह से जंग हुई, ये जो वेस्ट में सब बैठे। चौथा है टू मेक कैंप, मतलब अपना खेमा तैयार करना, अपने दोस्तों को संगठित करना, या वो लोग जिनके पास ऐसी पॉलिसीज हैं कि ना वो वेस्ट के साथ है ना वो रशिया के साथ है, तो उनसे बताना कि आप न्यूट्रल रहे तो ही बेहतर है। या फिर अपने दुश्मनों को ये बता देना कि अगर आपके पास ये स्टेरियोटाइप थिंकिंग है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जरा संभल के, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आपने हमारे दुश्मनों का साथ दिया उससे। इन सारी बातों के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मिस्टर प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगी है कि वेस्टर्न नेशंस हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड और परायों की तरह। वो कोई यूक्रेन की जंग को अपनी जंग समझ के नहीं लड़ रहे, और बहुत सारे देश तो फिरने लगे हैं। वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस को फिर से मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में किसी भी तरह का एनर्जी क्राइसिस आए, और बहुत सारे देश इस बात के लिए काम कर रहे हैं, मतलब फिरना भी शुरू हो गए हैं। यूक्रेन की एक्सपेक्टेशन से 80% कम मदद की जा रही है, और ये चीजें आप देख सकते हैं डेटाज में। मतलब जो हेल्प के डेटाज थे हथियारों और पैसों को लेकर, अगर आप उन्हें साल भर पहले से और आज से मैच करेंगे तो उनमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उस तरीके से मदद नहीं हो रही जैसी साल भर पहले हो रही थी। मतलब वेस्ट का जोश यूक्रेन को बचाने का, वो भी ठंडा पड़ता हुआ जा रहा है। पहले तो इन्होंने जाके जंग लड़नी थी यूक्रेन में, वो नहीं किया, और अब जो मदद करनी थी उसे भी ठीक से नहीं कर रहे, और यूक्रेन को यह चीज समझ में आने लगी है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अपने एक बयान में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के लिए उन्होंने एक फंड बनाया था अपने देश के लिए, लेकिन इस फंड के अंदर एक सिंगल सेंट नहीं आया है। रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग माने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, या जो भी रोड्स का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, इन सारी चीजों का नुकसान हुआ है उन्हें फिर से बनाने के लिए। वैसे तो इन सारे कामों के लिए लगभग यूक्रेन को $1 ट्रिलियन की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ $17 बिलियन ही नहीं जुटा पाए हैं, और उसमें एक सिंगल सेंट नहीं आया उस फंड में। ये वो बता रहे हैं, और आगे वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो इसका ढिंडोरा मैं दुनिया के सामने पीट सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूरोप में यूक्रेन को वेस्ट के लिए एक सेपरेशन लाइन की तरह यूज किया गया, या फिर एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया, जो नेटो और रशिया के बीच में एक फासला बनाएगा, और वेस्ट टाइम पर उसको यूज कर सकता है या फिर एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट यूक्रेन के ऊपर भारी पड़ गया है। अच्छा, उनके लिए सबसे अच्छी पॉलिसी ये थी कि वो इन दोनों बुल्स की लड़ाई में ना पड़े। अब यहां पर ये पड़ गए मेमने, जिन्होंने एक बुल की साइड ले ली। उसके बाद इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो नहीं सकती थी। इसका नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ा। शुरू करते अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन खेमा बना रहे हैं, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को संगठित करें, साथ में उन देशों को टारगेट करें जिनका स्टैंड न्यूट्रल है, लेकिन उनके रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस है। स्टैंड न्यूट्रल इसलिए क्योंकि उनके इंटरेस्ट दोनों के साथ लिंक है, रशिया के साथ भी और वेस्ट के साथ भी। तो मिस्टर पुतिन ये कोशिश कर रहे हैं कि उन देशों को ये बताया जाए कि आपको अगर साथ देना है तो हमारा दें, वैसे तो न्यूट्रल रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ हमारा देंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बात चली थी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत तारीफ की है। बताओ, एक ग्लोबल लेवल का लीडर, एक ऐसा नेता जो 20 साल से अपने मुल्क की सत्ता में है और दुनिया में उसका अपना एक वर्चस्व है, और वो आदमी तारीफ कर रहा है, और इधर लोकल लीडर्स उल्टा सीधा बोलते हैं, पॉलिसीज को नकारते हैं, बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग कोई पुतिन के अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी मैच हो सकती है, ये तो लोकल है, इन्हें क्या पता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो स्पीच दी है मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन ने, उस स्पीच के मायने रूस के लिए है, रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के लिए है, उसका भारत से और यहां के इंटरनल पॉलिटिक्स से और यहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई वास्ता या नाता नहीं है। वो कैसे?
मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन ने अकेले कोई मिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की, उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया, एक सिंगल ट्वीट में उनकी तारीफ नहीं की। ये एक आवर लॉन्ग स्पीच थी जिसमें दुनिया भर के कई नेताओं का नाम लिया गया है अपने फायदे के लिए। वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न जंगों में जितना इंपॉर्टेंस आपके हथियार और आपका प्लान रखता है, उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं तीन और इंपॉर्टेंट फैक्टर: लीडर की बात और बॉडी लैंग्वेज, सेकंड मीडिया प्रोपेगेंडा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ग्राउंड पर क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन आपकी मीडिया जिस तरीके का उसका रिप्रेजेंटेशन करेगी, उसी बात को दूसरे देशों की मीडिया अपने लोगों तक पहुंचाएंगी। नंबर 3 होता है सोशल मीडिया का अच्छा यूज, और मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन इन तीनों चारों चीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना जानते हैं और वो उसे कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तारीफ की थी। अब कहा क्या था उन्होंने, शुरू मिस्टर नरेंद्र मोदी से करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा कि वो इस काबिल है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रन कर सके। कहने का मतलब यह है कि वो किसी के भी दबाव में ना आए, स्पेशली वेस्ट के, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जगह भारत ने रूस की मुखालफत की है या तो एक न्यूट्रल रवैया अपनाया है, और कई इंडियन ओरिजिन्स ने रूस के मुखालिफ काम किए हैं जो बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल मंचों पर। उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए और मैनेज करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वेस्ट के दबाव में आकर कोई भी काम मत करो, इस बात को मत भूलो कि हम आपके पुराने दोस्त हैं, अगर साथ देना है तो हमारा साथ दो, वरना न्यूट्रल स्टैंड रखो। सेकंड, उन्होंने कहा कि वो एक ट्रू पैट्रियट है, मतलब सच्चे देशभक्त, अच्छा वतन परस्त आदमी। ये बात क्यों कही उन्होंने, इस बात को आप कुछ दिन पहले के स्टेटमेंट के साथ मैच करें। वो भारत के कॉलोनियल पास्ट की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीधे एक स्टेटमेंट में कहा था कि हर भारतीय कहना चाहता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर उन्हें कॉलोनाइज किया, और स्पेशली वेस्ट ने कॉलोनाइज करके आपको गुलाम बनाया और गुलाम बनाकर हमें लूटा। ये सारी बातें हर भारतीय कहना चाहता है। अब ये बात उन्होंने इसलिए कही ताकि वो उसे अपनी कंट्री की कंडीशंस के साथ मैच करें कि हमने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, हमारा कोई मकसद नहीं था वहां हमला करके लोगों को मारने का। मकसद ये था कि अगर हम उनके ऊपर हमला नहीं करते तो वेस्ट हमारे ऊपर हमला करके रूस पर कब्जा कर लेता, और वो ये कभी होने नहीं देंगे। वो भारत की कंडीशंस के साथ उससे मैच कर रहे, इसलिए उन्होंने इस ट्रू पैट्रियट वर्ड का यूज किया, मतलब टोटल पॉलिटिक्स। अच्छा, लास्ट में उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर्स, भारत में बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर होता है और इस साल उन्हें ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी, तो मैंने लास्ट टाइम से 7.6 टाइम्स ज्यादा फर्टिलाइजर्स भारत भेजे। मिस्टर मोदी ने मुझसे कहा और मैंने कर दिया। इतने अच्छे रिलेशंस हैं हमारे। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो मिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हो कि भारत में उनसे बेहतर कोई नहीं है, जैसा मीडिया आपको चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहा था। सेकंड, उन्होंने और भी लीडर्स की तारीफ की है। मोहम्मद बिन सलमान पे आ जाओ। अब यहां पर वो सऊदी अरब के साथ अपने अच्छे रिलेशंस को दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब सबसे बड़ा इत्तेहादी है वेस्ट का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन इस बार ओपीईसी में अपने इंटरेस्ट के लिए उसने रूस का साथ दिया है। इसे आप डायरेक्टली रूस का साथ नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि उसने अपने फायदे के लिए काम किया और उस फायदे में रूस का फायदा हो गया। बड़े लेवल पर अब उसका ऑयल बिक जाएगा, और इसका मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल भी दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि वो इज्जत डिजर्व करते हैं, मतलब उनकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाई जिससे रूस को फायदा हो गया। वो एक ब्रेव आदमी है, बड़े बहादुर इंसान है। ये तारीफ उन्होंने उनकी की। अगले पर आ जाओ, प्रेसिडेंट एर्दोआन ऑफ टर्की की भी उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गमैन, मतलब एक बहुत मजबूत और ताकतवर नेता, एक ऐसा स्ट्रॉन्गमैन जो अपनी कंट्री के अंदर इतना ज्यादा मजबूत है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहा है, इस बात को साइड हटा के कि वो वेस्ट का इत्तेहादी है, नेटो का भी हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत अच्छी जमती है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बहुत अच्छी जमती है। वो अलग बात है 5, 6, 7, 8 साल थोड़े खराब गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसी खेमे का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अपने फायदे के लिए रूस का साथ दे रहे हैं। और इसलिए मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन तारीफ करें कि आगे भी आप ये काम करते रहे, क्योंकि अब जो तुर्की है वो जरिया बनेगा सारे ग्रेन्स को बेचने का, पेट्रोल को बेचने का और गैस को बेचने का। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वेस्ट का एक इत्तेहादी हमारा साथ दे रहा है, तो तारीफ तो हमें करनी पड़ेगी। ये भी पॉलिटिक्स ही है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इनकी भी तारीफ की गई है। अब इनके लिए क्या कहा गया कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। पहली बात तो रशिया और चाइना में आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, साथ में दोनों देशों के अंदर डिक्टेटरशिप है, फुल फ्लेज डिक्टेटरशिप। उधर मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन है, इधर शी जिनपिंग है। अगर शी जिनपिंग का डायरेक्ट साथ मिल जाए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सेम रंजिश की वजह से, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, फिर 2 वीटो पावर्स,
साथ में डिक्टेटरशिप, अगर दोनों डिक्टेटर्स की आपस में बन जाए तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकती है रूस के लिए बात। तो रूस ने उसके लिए अपना काम किया और ये स्टेटमेंट्स दिए। मतलब तारीफ सबकी बराबर की गई है और उन कंट्री की कंडीशंस के हिसाब से की गई है। इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, गुडविल मेंटेन करना। मतलब अपने आप को अच्छा साबित कर देना कि जो भी चीजें हमने की वो सिचुएशंस थी, वो कंडीशंस थी। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने नहीं जाएंगे। अब ये वो टर्म है जो 2 महीने में चेंज हुई है। 2-3-4 महीने पहले मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे थे कि हम यूज कर सकते हैं अगर हमें अपनी दिफा करनी रही तो, लेकिन आज उनका स्टेटमेंट टोटली बदल चुका है, क्योंकि इस वक्त रशिया को उस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने जाएंगे। तो वो वेस्ट के लोगों को ये बता रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द न्यूक्स, हम उनको इस्तेमाल करने नहीं जा रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ में उन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही कि वेस्ट के अंदर जितने भी आम लोग हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो रूस को कभी अपना दुश्मन ना समझे। वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटरनली इनके बीच में टेंशन हो, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं वेस्ट के जहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। तो लोगों ने कहा कि आप किसी दूसरे मुल्क की जंग में क्यों पड़ रहे हैं, और किसी दूसरे मुल्क की जंग के लिए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए आप ये कंट्री के अंदर एनर्जी क्राइसिस क्यों ला रहे हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे कई देशों में, लोग मना कर रहे हैं, इसे करने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले अपने इंटरेस्ट देखें। तो उन्होंने लोगों की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया कि अब इसे भी सुनो कि हम वेस्ट के लोगों के मुखालिफ नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स को रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी ट्रेडिशनल वैल्यूज की। अब ट्रेडिशनल वैल्यूज में रिस्पेक्ट करने का मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का आज तक का जो सबसे बड़ा कालापन है वो यही कि वो किसी भी मुल्क में जाता है तो वो अपना लिबरल एक्सट्रीमिज्म वहां पर थोपता है कि जैसे मैं सोचता हूं, जो कपड़े मैं पहनता हूं, जो खाना मैं खाता हूं और जो मेरी पूरी सोच है, आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है। लेकिन अब वो सारी बातों के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन एक दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, ट्रेडिशनल वैल्यूज की इज्जत करनी सीखनी होगी वेस्ट को। आप जो सोचते हैं वो हम नहीं सोच सकते, हमारे पास अपनी वैल्यूज है, हम उसको फॉलो करेंगे। ये सबसे कच्ची नब्ज है जो उन्होंने दबा दी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि मैंने बहुत कोशिश की वेस्ट के साथ दोस्ती की, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम के साथ दोस्ती की, लेकिन कभी भी उन लोगों ने हमसे दोस्ती नहीं की। उन लोगों ने वही पुरानी रंजिश कोल्ड वॉर वाली हमेशा बनाकर रखी। मतलब मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी दुनिया खराब है। ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है किसी भी लीडर की तरफ से अपने आप को पब्लिक के सामने जस्टिफाई करना, दुनिया भर के लोगों के सामने जस्टिफाई करना कि हम कोई बुरे लोग नहीं है, हमने जो भी किया अपने मुल्क की बेहतरी के लिए किया, अपने लोगों की बेहतरी के लिए किया, क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन कर देती है जो वो इस वक्त कर रहे हैं। अब आते हैं अपने नंबर 2 पॉइंट पर, जस्टिफिकेशन। प्रेसिडेंट पुतिन ने बताने की कोशिश की कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारी चीजें ठीक थी उनके मुल्क के लिए। जो भी लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उनका कोई भी मकसद नहीं था कि वो लोगों को मारें, लोगों को परेशान करें। और जो भी आजकल यूक्रेन के अंदर हो रहा है वो उसको गलत कहते हैं, मतलब जो भी हो रहा है वो गलत है। लेकिन अगर उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं किया होता तो वेस्ट रूस पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, वो नेटो के एक्सपेंशन से डर रहे थे कि कहीं इनका एक्सपेंशन यूक्रेन तक ना हो जाए, या ये भी बात उन्हें बहुत अच्छे से मालूम थी कि शायद नेटो कभी यूक्रेन को अपने साथ मिलाएगा नहीं, लेकिन अगर उसकी दोस्ती बहुत गहरी इनके साथ होती है तो बहुत अच्छा मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा जो रशिया के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने एक मैसेज देने के लिए इधर हमला किया है, लेकिन वो अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन ये मैंने अपने लोगों के लिए किया है, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी पे आते हैं मेरी कंट्री और मेरे लोग। मैं उनकी हिफाजत के लिए कुछ भी करूंगा। जो मैं इस वक्त कर रहा हूं वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए कर रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने इस जंग को जस्टिफाई किया। अब आते हैं नंबर 1 पॉइंट पे कि वो टेंशन को कूल कर रहे थे, वो अब नहीं चाहते कि जंग हो। सबसे पहली बात उन्होंने अपनी स्पीच में ये कही थी कि इस टेंशन को कूल करने के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आए यूक्रेन को, वो इस बात के लिए दबाव बनाए यूक्रेन के ऊपर ताकि दोनों देश आपस में बातचीत करें, क्योंकि इस वक्त रशिया के लिए जंग लड़ना ज्यादा ठीक नहीं है। 20% के करीब इन्होंने टेरिटरी जीत ली है और ये लोग इन सारी टेरिटरीज को प्लान के हिसाब से जीतते हैं। मतलब पहले क्राइमिया कब्जा किया, फिर 6-7-8 साल प्लान बनाया, उसके बाद फिर ये लोग इधर से आए। अब यहां पर भी यूक्रेन को ये लगता था कि डोनबास को लेकर डिस्प्यूट था, दोनेत्स्क और लुहांस्क को लेकर। इसी तरफ
रशिया हमला करेगा, तो उसने इधर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी। इधर की सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से बाकी सारी सिक्योरिटी वीक पड़ गई। रूस ने कुछ नया करके दिखाया, क्योंकि जब भी आपको जंगों को जीतना होता है तो आपको हर एक जंग में कुछ नई चीजें करके दिखानी पड़ती हैं। रशिया इस बात के लिए प्रिपेयर था, उसने चारों तरफ से हमला कर दिया। मतलब जो कंट्री में ईस्ट के साइड से रशिया के साथ बॉर्डर मिलता है उधर से भी हमला कर दिया, नॉर्थ से भी हमला कर दिया, बेलारूस के साइड से भी हमला कर दिया, क्राइमिया से भी हमला कर दिया। अब इतना बड़ा झटका यूक्रेन बैलेंस नहीं कर पाया। हालांकि यूरोपियंस के लिए कोई नई बात नहीं है, उनके ऊपर हमले होते हुए आए हैं। उस जमीन पर छोटे छोटे एम्पायर्स बने होते थे और वो आपस में बहुत लड़े हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर आप बात करेंगे तो दुनिया की मोस्ट इन्वेडेड कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बात का अंदेशा नहीं लगा पाए और यूक्रेन को वो बातें नहीं समझा पाए, और रूस को इसका फायदा मिला। उसने अच्छे से सारी टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया और उसे अब ये बात मालूम है कि हम बातचीत करके ठंडे हो जाते, क्योंकि अगर ठंडे हो गए यहां पर तो इस वक्त जितनी भी टेरिटरी हमारे हाथ में उसके लिए जंग बंद हो जाएगी। और बातचीत जब होती रहेगी उसके बाद फिर बातचीत से ही आप जमीन लेते देते रहें, और कौन देता है जमीन बातचीत करके? ऐसा कभी नहीं होता। रूस यही चाहता है, इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन यही चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि टेंशन को खत्म करो, उन्हें नेगोशिएशंस के लिए लाओ, हमारा लड़ने का मकसद नहीं है, हम तो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जमीन तो जीत ली गई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है इस जंग का, ईरानियन ड्रोन्स, जिसके बारे में 2-3 महीने से बहुत बातें चल रही हैं। अब प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे ऊपर जितने ड्रोन से हमले हुए उसमें से जो 400 ड्रोन अटैक्स हुए वो सारे ड्रोन्स ईरानियन ओरिजिन थे, मतलब उन्हें पर्शियन साइंटिस्ट ने बनाया है। अब यहां पर प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ईरान बहुत गलत कर रहा है, साथ देकर रूस का या फिर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाकर उससे हमारे आम लोग मारे जा रहे हैं। और आप निशाना किसे बना रहे? इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। और ये सारी चीजें हमारे लिए खतरनाक है, आप आम लोगों को मारना बंद करें। और ये सेम बातें दोहराई हैं यूनाइटेड स्टेट्स के नेताओं ने और फिर यूरोप के नेताओं ने। लेकिन क्या आप सब इस बात को कहने के काबिल हैं? एक बार यूक्रेन को भी सोचना चाहिए कि उसने कहां कहां यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न नेशंस का साथ दिया है, सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए या उनके साथ अपनी वफादारी को साबित करने के लिए? किस लिए किया थे आपने वो सारे काम इराक में या जहां जहां भी आपने मदद की है? बेशक थोड़ी मदद की, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुलव्विस थे। उसके बाद क्या हुआ? आपके जितने भी इत्तेहादियों में लीडर्स थे, मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, टोनी ब्लेयर ने क्या कहा, या फिर बाद में जब मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तरह की कोई WMDs मतलब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस इराक के अंदर मौजूद थे ही नहीं। अफगानिस्तान में आपने बेमतलब लड़ाई की, वियतनाम में आपने बेमतलब लड़ाई की, और वहां जो आपने हथियार भेजे, जो वहां नुकसान हुआ, जो वहां लोग मारे गए, उन सारी बातों का क्या? यहां पर आपने 2015 पर एक देश में पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिए। वो अपने आर्म सेल नहीं कर सकता, वो अपना तेल नहीं बेच सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता, उसको तो जहां मिलेगा वो बेच देगा अपनी चीजों को, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। जैसे आप वो सारे काम अपने फायदे के लिए कर रहे थे, आप भी ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन को कह सकते थे गलत। या आजकल जो आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने गलत कर दिया, हमारे साथ खंजर भोंक दिया, तुर्की ने गलत कर दिया हमारे साथ, दोस्त हमारा साथ किसी और का दे रहा है, ये सारी टर्म्स आप तब यूज करेंगे जब आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, आप दूध के धुले हो। जब आप खुद दूध के धुले नहीं, तो इस वक्त आप किसी को कैसे सिखा सकते हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो तीनों देश हैं, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इनके बड़े पॉजिटिव और अच्छे रोल थे मिडिल ईस्ट की जंगों में, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, मुसलमानों वाला एटीट्यूड था वो जो हमारे बुजुर्गों का था, मतलब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, या फिर बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, या हमारे 4 मशहूर खलीफा, वैसा रोल नहीं था। इन्होंने भी नेगेटिव रोल प्ले किए, लेकिन यहां बात आपकी हो रही है, आपने क्या किया है। बहरहाल ये जो ड्रोन से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया यूक्रेन के, जो कि आम लोगों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने इस चीज के लिए मना कर दिया और ये कहा कि हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के साथ और इस मसले को जल्द खत्म करेंगे, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जो इंटेलिजेंस है यूक्रेन की, उसका ये कहना है कि ये ड्रोन्स 1750 के करीब इन्होंने खरीदे हैं और 2400 के करीब ड्रोन्स रूस के ऑर्डर्स पर बने हैं, और वो सारे रूस के पास आएंगे और रूस फर्दर उनसे हमले करेगा। 20,000 यूरोस के करीब के ये बन जाते हैं, मतलब ज्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते हैं और काफी इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, और अच्छे इसलिए क्योंकि आप इन्हें आराम से इधर से उधर ट्रक्स पर ही ले जा सकते हैं और फिर वहां से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है इसका यूज करना। अब ट्रैक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है। पर्शियन साइंटिस्ट ने काफी ध्यान दिया इसे बनाने में। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन्होंने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है,
लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि आप किसी बात को तभी क्रिटिसाइज कर सकते हैं जब आप खुद बेहतर हो। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।